सो गाइस इस वीडियो के अंदर हम केटीजी के पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार समझने वाले हैं कि क्या क्या चीजें किससे रिलेटेड और कौन सा फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड है। और अगर गाइस आपको डिटेल में पूरा वीडियो देखना है, वैसे डिटेल में देखने की जरूरत तो नहीं है, आपको फॉर्मूले का कन्वर्जन पता रहना चाहिए, कौन कौन सा फॉर्मूला किससे रिलेटेड पीवाई क्यों पूछा जाता है वो पता रहना चाहिए। वो पता रहेगा आपका काम खत्म हो जाता है। फिर भी किसी को डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ही वीडियो है, 2 घंटे का वीडियो है, उसको आराम से देखिए, पूरा समझ सकते हो अगर बहुत ज्यादा नॉलेज लेना है केटीजी का। अब गाइस मैंने बार बार समझाया कि फिजिक्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए जाता है कि हम डायरेक्ट ही पीवाईक्यू करते हैं। नहीं, पीवाईक्यू डायरेक्ट मत करो, पहले कॉन्सेप्ट देख लो, भले छोटा कॉन्सेप्ट देखो कि किससे रिलेटेड क्या आता है, किससे रिलेटेड क्या आता है, किसके अंदर क्या आता है। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपका काम ऐसे ही हो गया, समझ में आया तो इसीलिए इसके अंदर। और ये वाला नोट्स आपको ऑलरेडी हमारे इस पे अपलोडेड है, हमारे ऐप पे, प्रदीप गिरी एकेडमी ऐप है, जिसमें फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओगे 12th के तो इसके अंदर ये हमें मिल जाएगा। और ये मिल गया, आपका आधा काम वहीं खत्म हो जाएगा, समझ में आया तो एक बार ये देखना। देन इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पीवाईक्यू भी लाऊंगा, तो इस तरह से आपकी दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। गाइस फिजिक्स और केमिस्ट्री इसी चैनल पे आ रहा है, मैथ राहुल सर का मैथ गिरी ट्यूटोरियल चैनल पे डेली डाला जा रहा है भाई, प्लीज जाके देखो। ओके, देखोगे तो कुछ अच्छा लगेगा और हमारा भी हार्डवर्क का मतलब तब रहेगा। अब चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो मैं 3rd चैप्टर पे आ गया हूँ, फिजिक्स 2 के भी इतने नंबर ऑफ चैप्टर हो चुके हैं, बट आपका कितना हुआ है देखो। इस पहला स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा कि इसके अंदर बिहेवियर ऑफ गैसेस के अंदर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लेसोक लॉ, ये तीनों लॉ आपको पता रहना चाहिए। किसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके अंदर अगेन टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के साथ है। ये सभी चीजें आपको पता रहना चाहिए। और ये तीनों रिलेशन, क्योंकि इससे रिलेटेड भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इसके बाद ये एक रिलेशन आपको, हाँ अब आइडल गैस और रियल गैस इतना डिफरेंस तो ये सब एमसीक्यू में पूछा नहीं जा। मीन फ्री पाथ, इसका फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे। आप गाइस देखो, प्रेशर ऑफ आइडल गैस के अंदर अगर मैं बात करूं, प्रेशर ऑफ आइडल गैस आपको डिराइव करने के लिए थोड़ी आता है, बट अगर आपको डेरिवेशन देखना है, नहीं सर मुझे देखना है कि कैसे ये डिराइव किया गया, तो गाइस आप जाके डिस्क्रिप्शन में जो मैंने वीडियो देखा उसमें देख सकते हो। बट यहां मेन मुद्दा है कि एग्जाम में किससे रिलेटेड, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे रिलेटेड हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो पहली बात तो ये जो टॉपिक है कि हमें वॉल पे जो गैस का मॉलिक्यूल्स है वो कितना प्रेशर अप्लाई करता है, उससे रिलेटेड ये डेरिवेशन है। तो इसके अंदर मैं बात करूं तो दो डेरिवेशन, दो फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये वाला, अगर मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं, क्योंकि मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड किया था उसके अंदर वॉइस ही नहीं था, तो ऐसा होता ही है, क्या कर सकते हैं। चल भाई, हाँ तो गाइस इसके अंदर देखो प्रेशर का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला आप लोग को आता होगा कि P इक्वल 1/3 रो वी स्क्वायर ऑफ बार। बट यहां बहुत सारे बच्चे एक चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं, इस V को ना वॉल्यूम बोलते हैं, जबकि ये वॉल्यूम नहीं है भाई। ये किसका किसका स्पीड है, ये हमारा जो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करता है उस कंटेनर के अंदर उसका स्पीड है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वॉल्यूम नहीं है, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। अब ये वाला एक फॉर्मूला जिससे रिलेटेड कभी कभार हमसे पूछा जाता है, जिसके अंदर हमें स्पीड दिया रहा है, डेंसिटी दिया रहा है और हमें प्रेशर फाइंड करने के लिए दिया जाए कि कितना वो जो गैस है वॉल पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला। बट कभी कभार हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें पार्टिकल का मास भी दिया रहता है और वॉल्यूम भी दिया रहता है। अभी तो बोल रहे हो सर कि वी मतलब वॉल्यूम नहीं होता, वी मतलब स्पीड है। अरे भाई यहां देखो ना ऊपर, ये इसमें बार दिया हुआ तो समझ लेना, बार दिया हुआ तो समझ लेना कि वो हमारा क्या है, वहां क्लियरली ऐसा ही फॉर्मूला समझ ले, क्लिक कर लेना कि वो जो बार दिया हुआ है उसका मतलब, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये ऐसे ही बता रहा हूं समझ, इससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर 2V दिया हुआ है, नीचे वाला भी मास अपॉन वॉल्यूम, ये मास है और नीचे वाला वॉल्यूम है, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, रो, तो नीचे वाला फॉर्मूला बन गया। और वी स्क्वायर ऑफ बार, ये हमारा वी क्या है, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल्स, किसका, गैस का। क्लियर, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। अब चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा मैं इसको छोटू सा कर दूं, हाँ और छोटू सा कर दूं, हाँ हो गया। तो इसके अंदर बस यही काम का है, थोड़ा ऊपर हो जाए भाई, क्या हो रहा है, हाँ हो गया। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये जो हमारा है, थोड़ा, हाँ ये क्या। अब इसके अंदर गाइस ये वाला फॉर्मूला अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा करूं, आपको दिख रहा होगा, ओके, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये वाला जो फॉर्मूला है √3RT अपॉन m0, और स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन m0। अब गाइस इसके अंदर दो चीजें मैं आपसे पूछूंगा कि अब इतना हो गया, एक तो मैं बताऊंगा जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, बट एक चीज जो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को पता रहना चाहिए, 3 तो पता ही है, R और T क्या है, R क्या है और T क्या है। m0 जो लिखा हुआ है इसको मोलार मास ऑफ द गैस बोलते हैं, मोलार मास ऑफ द गैस का मोलार मास दिया हुआ है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आया, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता रहना चाहिए। बट इसके जगह हम और कुछ भी कन्वर्जन कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी,
अभी हमने उस पर पढ़ा। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन पता है तो इसको भी हम थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मेन फॉर्मूला मैंने आपको बताया रूट मीन स्क्वायर स्पीड का कौन सा फॉर्मूला है, RT अपॉन एम नॉट। इसमें थोड़ा बहुत हम कन्वर्जन कर सकते हैं। कौन कौन सा कन्वर्जन कर सकते हैं, अगर कमेंट में कोई लिख सकता है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, अगर नहीं है तो मुझे बताना, मैं अगले बार में अगले लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा। तो √3RT अपॉन एम नॉट। अब गाइस मैंने आर आप लोग से पूछा है, 11 से हम पढ़ते आ रहे हैं, 12 से पढ़ते आ रहे हैं, तो आर तो पता ही होगा, टी भी पता, एम नॉट मैंने बता दिया। तो ये मेन फॉर्मूला आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए आपको पता रहना चाहिए। अब चलते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब चलते हैं आगे थोड़ा, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये मेयर्स रिलेशन के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो मेयर्स रिलेशन हमने अपने वीडियो में फाइंड किया था। अगर जिसको देखना है डिटेल में कैसे फाइंड करते हैं, वैसे एग्जाम में तो आता नहीं है, बट CP माइनस CV इक्वल टू R। ओके, ये CP क्या है आप सभी को पता है, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। और R क्या हमारा, R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। वैसे अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा, इसलिए मैंने कुछ भूला नहीं। अब गाइस एग्जाम में कभी कभार हमें मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक का CP फाइंड करने के लिए आता है, मोनोएटॉमिक का CV फाइंड करने के लिए आता है, और दोनों का रेशियो जिसको गैमा बोलते हैं ये फाइंड करने के लिए आता है। और इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैंने क्या बोला, मोनोएटॉमिक का स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, और देन इसके बाद दोनों का रेशियो जिसको गैमा बोलते हैं ये फाइंड करने के लिए आता है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले CV फाइंड करते हैं, देन CV की वैल्यू जैसी मिल जाती है यहां रखते हैं और हमें CP मिल जाता है। और जैसे CV और CP मिल गया, दोनों को क्या करते हैं, हम दोनों को डिवाइड कर जाते हैं और हमें मिल जाता है गैमा। गैमा मतलब इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी। अब अगर मैं इसको इरेज करूं, बट तो ये देखो, थोड़ा मैं यहां दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा मैं इसको यहां बड़ा कर दूं। ये देखो, ये आपको फाइंड करने के लिए तो आएगा नहीं, ये देखो ये दिख रहा होगा, CP माइनस CV इक्वल टू R। अब गाइस यहां देखो, देखो इसके अंदर बस ये याद रखो, CV की वैल्यू ये ऊपर आप देख सकते हो कैसे फाइंड किया, या तो मेरे वीडियोस में मैंने सिखाया, जाके देख सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है। CV इक्वल टू 3/2R। अब CV की वैल्यू मैंने ये मेयर्स रिलेशन के अंदर रखा, CV की वैल्यू मेयर्स रिलेशन के लिए अंदर रखा, जो 3/2R मोनोएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू रखी, और ये माइनस था, इक्वल को साइड गया तो प्लस हो गया, तो हमें CP की वैल्यू मिल गई। तो CV और CP दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। अब दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हम दोनों को डिवाइड करेंगे, जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें गैमा की वैल्यू मिल जाएगी। तो मोनोएटॉमिक के लिए गैमा की वैल्यू कितनी है, 5/3। अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसको बड़ा करना चाहूंगा, थोड़ा बड़ा करना चाहूंगा। और वैसे ये नोट्स मेरे ऐप पे, प्रदीप गिरी एकेडमी ऐप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ये देखो CV की वैल्यू, और ये CV की वैल्यू को मेयर्स रिलेशन के अंदर रखा तो CP की वैल्यू मिल गई, और दोनों को डिवाइड किया तो हमें गैमा मिल गया। इसी तरह से गाइस हमें CP की, हमें मोनोएटॉमिक, डायटोमिक रिजिड बॉडी के लिए, देखो रिजिड बॉडी के लिए और नॉन रिजिड बॉडी के लिए, ये देखो नॉन रिजिड डायटोमिक, ये देखो मैंने बोला कि बस CV का ये याद रखो, ये वाला इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट डायरेक्ट ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखोगे तो इसमें वैल्यू पुट करके, CV में वैल्यू पुट करके CP निकाल सकते हो, और दोनों को डिवाइड करके गैमा निकाल सकते हो। फिर इसका पॉलीएटॉमिक का भी CV याद रखो, CP याद रखो, और दोनों को बस अगर एक याद कर लिया, CV की वैल्यू याद कर ली, CO स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम याद रखा, तो स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर अपने आप निकाल लोगे, बस थोड़ा सा माइनस करना रहेगा। और दोनों निकल गया तो दोनों का रेशियो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, दोनों को आप डिवाइड कर दोगे, अपने आप निकल जाएगा पॉलीएटॉमिक का। तो ये आपको पता रहना चाहिए एग्जाम के लिए। अब चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, रेडिएशन, रेडिएशन में देखो गाइस Q ऑफ A क्या होता है, हीट एब्जॉर्व किया जाता है, Q ऑफ R मतलब रिफ्लेक्ट, और Q ऑफ T मतलब ट्रांसमिट, मतलब हीट जो ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट कर रहा है उसको किससे डिनोट किया जाता है, Q ऑफ T से। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर कुछ रेशियोज हैं जो आपको पता रहना चाहिए, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्ब जो किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा करूं, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ओके, A से, देन कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन R, देन कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन T ऑफ R। बट अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए, ओके डेफिनेशन पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे, मतलब डेफिनेशन वैसे लिखना तो नहीं है यार, बट आपको याद इसलिए रहना चाहिए कि जिससे आपको इससे रिलेटेड कुछ आया तो आप आराम से लिख सकते हो।
देखो क्यू ऑफ ए अपॉन क्यू। अब क्यू ऑफ ए क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी टू टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। मतलब कि जितनी हीट, मान लो ये एक्स वाई जेड कोई भी बॉडी है, इसके ऊपर हीट इंसिडेंट हुई, तो टोटल मान लो 100 जूल हीट इंसिडेंट हुई, बट इसने एब्जॉर्ब कितना किया? 70, जस्ट एग्जांपल। तो मतलब यही है कि क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी, कितना ये बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, टू टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी, कितना हीट इंसिडेंट हुआ है और सामने वाले ने कितना उसमें से एब्जॉर्ब किया है, इसी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्ब। ओके, ये आपको पता रहना चाहिए। अब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन बस जस्ट थोड़ा सा चेंज कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा यार। ये देखो, अब मैं यहां, अच्छा रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन को कैसे, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फिर से वैसे ही, मतलब कहने का मतलब ये बॉडी है, इस पे हीट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, इंसिडेंट होने के बाद ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट, या तो सॉरी टोटल मत लिखो, क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। टोटल मतलब क्वांटिटी ऑफ हीट रिफ्लेक्ट बाय बॉडी, सॉरी क्वांटिटी ऑफ हीट रिफ्लेक्ट बाय बॉडी टू क्वांटिटी ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। कितनी रिफ्लेक्ट हुई उसको किससे डिवाइड करना है, कितना लाइट इंसिडेंट हुआ है। मान लो जस्ट एग्जांपल 100 जूल इस पे इंसिडेंट हुआ है और जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो 70 जूल हुआ है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल, वैसा ही सेम टू सेम फॉर्मूला फिर से बना देने का। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन एकदम सिंपल सा, कैसे? क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसमिट बाय बॉडी टू टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी। कितना उसमें से हीट ट्रांसमिट हो रहा है, ये मान लो हमारा एक्स वाई जेड कोई भी बॉडी है, इसमें से कितना हीट हमने किया और ये अब्सॉर्ब करने के बाद ये बॉडी कितनी ट्रांसमिट कर रही है, अपने में से ट्रांसमिट कर रही है, कितना ट्रांसमिट कर रही है, दोनों का रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन होगा। क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसमिट बाय बॉडी टू टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी, मतलब मेरी बॉडी ने एब्जॉर्ब करने के बाद कितना ट्रांसमिट कर रहा है, कितना मेरे में से निकल रहा है। रिफ्लेक्ट मतलब लाइट आते ही रिफ्लेक्ट हो जाए, ट्रांसमिट मतलब हीट एब्जॉर्ब कर लिया और कितना ट्रांसमिट कर रहा है, तो ट्रांसमिशन होता है। तो क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसमिट बाय बॉडी टू टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट, टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी है। दोनों का अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। हो गया। अब गाइस एक रिलेशन आपको याद रखना है, जो रिलेशन अगर आपको याद होगा तो आपका काम हो जाएगा। ए प्लस आर प्लस टी ऑफ आर इक्वल टू 1, ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्ब, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन विच इज इक्वल टू 1। ये मैंने करवाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो 1 कैसे है मेरे वीडियो के अंदर, उतना जरूरी नहीं है। अब डायथर्मस, डायथर्मस मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी में से अगर हीट पूरी तरह से पास हो जा रहा है, डायथर्मस मतलब एक्स वाई जेड कोई भी ऐसी बॉडी है जिसमें से हीट रेडिएशन पूरी तरह से पास हो जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डायथर्मस। और अथर्मस मतलब कि ओपेक सरफेस है जिसमें से हीट ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, एक्स वाई जेड कोई भी बॉडी है जिसपे लाइट इंसिडेंट हो रही है पर ये ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है, उसको बोलेंगे अथर्मस सब्सटेंस। ओके, अब परफेक्ट एब्जॉर्वर क्या है? परफेक्ट एब्जॉर्बर जो भी हीट उस पर इंसिडेंट हो रही है, मान लो मैं एक ऐसा बॉडी हूं जिसपे हीट इंसिडेंट हो रहा है और पूरा का पूरा हीट मैं क्या कर रहा हूं? एब्जॉर्ब कर ले रहा हूं, मेरे में से हीट कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हो रही, ना रिफ्लेक्ट हो रही है, पूरा का पूरा हीट मैं क्या कर रहा हूं? एब्जॉर्ब कर ले रहा हूं, तो मैं क्या हूंगा? परफेक्ट एब्जॉर्बर। अभी मैंने एक रिलेशन बताया था, ए आर टी ऑफ आर इक्वल टू 1। अब इसके अंदर इसमें कोई हीट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ट्रांसमिट भी नहीं हो रही, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, बाकी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये देखो आर इक्वल टू 0, टी आई ए इक्वल टू 1। ऐसी परफेक्ट रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर के अंदर आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ट्रांसमिट टी ऑफ आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, आर और ए क्या ट्रांसमिट, तो टी वाला 1 हो जाएगा, बाकी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये आपको परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में थोड़ा बहुत ये पढ़ लोगे, जो मैंने इसके अंदर बताया था, बस काम हो जाएगा। हाँ, यहाँ ये नीचे वाला कंडीशन याद रखना कि कितना परफेक्टली ब्लैक बॉडी पे कितना
मतलब हीट इंसिडेंट होता है और उसमें से कितना अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्व कर लेता है, ये आपको पता रहना चाहिए। कभी कभार पूछा जाता है तो थोड़ा ये पढ़ के रखना। अब हम बात करते हैं इमिसिव पावर। हाँ, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर मतलब बॉडी जो हीट एमिट कर रहा है उसको इमिसिव पावर बोलते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय आर। किससे डिनोट करते हैं? आर से। क्यू अपॉन ए ऑफ टी। सिंपल सी बात है। क्वांटिटी ऑफ हीट एमिट बाय बॉडी टू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड, या तो एमिशन है तो वही बोलो। क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएट, रेडिएट मतलब वही बॉडी से बाहर निकलना। क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इमिसिव पावर। मतलब कितना, इतने एरिया के अंदर, इतने एरिया के अंदर 1 मिनट के अंदर ये बॉडी कितने हीट को एमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, अपने बॉडी में से निकाल रहा है, इसी को इसका इमिसिव पावर बोलेंगे। इस बॉडी का क्या बोलेंगे? इमिसिव पावर, जिसका आपको फॉर्मूला डायमेंशन याद रहना बहुत जरूरी है। तो क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इमिसिव पावर। इमिसिव पावर मतलब बॉडी में से हीट रेडिएट होना, बाहर निकलना। और हर बॉडी का इमिसिव पावर अलग अलग होता है, हर बॉडी का। कुछ बॉडी एब्जॉर्व जल्दी, जो देखो एक चीज याद रखो, ये अभी हम क्रिचॉप्स लॉ में हमने यही देखा है, जो जितना ज्यादा एब्जॉर्व करता है वो उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट, वो उतना जल्दी क्या करता है? एमिट करता है। जितना ज्यादा एब्जॉर्व उतना ज्यादा एमिट, इसलिए ए इक्वल टू ई होता है। मैं जितना ज्यादा, देखो जितना जल्दी एब्जॉर्व करूंगा उतना जल्दी ही क्या करूंगा? एमिट करूंगा। मतलब मेरे में से उतना जल्दी क्या होगा? मतलब हीट निकलना स्टार्ट होगा। समझ में? ये याद रखना है। ए इक्वल टू, जो जितना ज्यादा गुड एब्जॉर्वर होता है वो उतना ही अच्छा गुड एमिटर भी होता है, अपने में से हीट एमिट करता है। पर ये वाला फॉर्मूला याद रखना। इसके बाद गाइस कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन बहुत सिंपल है। देखो ये जो ओनली आर दिया हुआ है ऑर्डिनरी बॉडी का दिया हुआ है, ये आर ऑफ बी जो दिया हुआ है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का दिया हुआ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इज डिफाइंड एज आर, मतलब आर किसका दिया? इमिसिव पावर। आर मतलब एमिट होने वाला, पर किसके एमिशन के बारे में बताया? ऑर्डिनरी बॉडी। तो इट इज अ रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी में से इमिशन कैसा हो रहा है और ऑर्डिनरी बॉडी में से इमिशन कैसा हो रहा है, दोनों के रेशियो को हम कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन बोलते हैं। ओके, क्रिचॉप्स लॉ में बस आपको ये याद रखना है कि इसमें प्रूफ क्या किया। अगर आपको प्रूफ देखना है तो मैंने करवाया, आप जाके देख सकते हो। ये देखो मैंने बताया था कि जो जितना अच्छा हीट को एब्जॉर्व करता है उतना ही ज्यादा एमिट भी करता है। जितना जल्दी एब्जॉर्व करेगा उतना जल्दी एमिट करेगा। समझ में? जिसको टाइम लगता है एब्जॉर्व करने में उसको टाइम लगता है एमिट करने में। जैसे कि अगर सिंपल सा एग्जांपल, आप घर में कोई ब्लैक बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं। ब्लैक बॉडी ने हीट फटाक से एब्जॉर्व किया, तो फटाक से एब्जॉर्व करता है तो एमिट भी फटाक से करता है, इसलिए ए इक्वल टू ई है। अब अभी आगे चलते हैं। देखो ये स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। वेंस डिस्प्लेसमेंट। अब वेंस डिस्प्लेसमेंट को देखो, ये समझने, ये जो है ना, इसी को समझने के लिए हम यहां समझेंगे। इन शॉर्ट ये बताना चाहूंगा, ये देखो इसमें रिलेशन ऐसा लिखा हुआ है, लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये लिखा हुआ है। मैं यहां आपको ये बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसके अंदर इनको ये लगता है कि लैम्बडा मैक्स मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, ऐसा कुछ दिया हुआ है। मैक्सिमम वेवलेंथ है, बट इसका कंडीशन और चीजें अलग है। क्या दिया हुआ मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है गाइस, इस थोड़ा मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वैसे आप डिटेल में जाके वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बोलूंगा कि इस टॉपिक के लिए मेरा डिटेल वाला वीडियो जरूर देखना। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लो मैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जैसे यहाँ दिया हुआ है, अगर मैं थोड़ा नीचे करना चाहूँ, हाँ ये देखो नीचे हो रहा है, ये देखो ये वेवलेंथ है, ऊपर रेडियंट पावर है, मतलब इमिसिव पावर। तो ये नीचे वाला हमारा क्या है? नीचे वाला हमारा वेवलेंथ, ऊपर वाला रेडियंट पावर। अब सिंपल सी बात है, एक चीज अपने को ये समझना है कि मान लो मैंने टेम्परेचर पहले 3000 केल्विन रखा, 3000 केल्विन रखा। अब मैंने बोला कि अगर किसी बॉडी को मैं हीट दे रहा हूं, वो हीट को एब्जॉर्व कर रहा है। हीट एब्जॉर्व करने के बाद वो हीट को एमिट भी करता है, हीट को बाहर भी निकालता है। तो इस कंडीशन के अंदर वही है कि मैंने 3000 केल्विन टेम्परेचर पे मैंने देखा कि जो लैम्बडा मैक्स है, लैम्बडा मैक्स मतलब कि एक ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन पे बॉडी आके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। अब एक चीज और बताऊंगा कि मैंने अब टेम्परेचर को 4000 कर दिया, 4000 केल्विन कर दिया, तो आप देखोगे कि जो लैम्बडा मैक्स है, लैम्बडा मैक्स मतलब बॉडी का एक ऐसा कंडीशन जिसमें वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को एमिट करेगा। तो ये देखोगे, ये जैसी टेम्परेचर को बढ़ाया, लैम्बडा मैक्स मतलब बॉडी का एक ऐसा कंडीशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एमिट करता है वो। तो लैम्बडा मैक्स हमें जल्दी मिल गया।
अब मैंने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो ये लैम्बडा मैक्स और जल्दी मिल गया, मतलब 5000 केल्विन मैंने कर दिया। फिर मैंने टेम्परेचर और बढ़ा दिया। इन शॉर्ट आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं लैम्बडा मैक्स की वैल्यू मुझे जल्दी मिल रही है। मतलब कि ये देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है, मतलब मुझे जल्दी मिल रहा है। मुझे क्या मिल रहा है? जल्दी मिल रहा है। इसलिए दोनों का रिलेशन कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, लैम्बडा मैक्स, क्योंकि जितना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब जितना जल्दी करेगा उतना जल्दी फटाक से एमिट करेगा। 4000 टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है, और ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो सिंपल सी बात है एमिट भी जल्दी करेगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू जल्दी मिल गई। लैम्बडा मैक्स क्या है? फिर से बता रहा हूं, लैम्बडा मैक्स मतलब कि वो कंडीशन जिस कंडीशन पे बॉडी लार्ज अमाउंट, वो वेवलेंथ जिस वेवलेंथ पे बॉडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा? एमिट करेगा। तो जैसी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वेवलेंथ, देखो कम वेवलेंथ पे टेम्परेचर ज्यादा, वेवलेंथ ये वाला वेवलेंथ था ना, ये क्या था हमारा वेवलेंथ, देखो टेम्परेचर कम था तो ज्यादा वेवलेंथ था, ज्यादा वेवलेंथ पे लैम्बडा मैक्स मिल रहा था, और टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो कम वेवलेंथ पे ही हमें लैम्बडा मैक्स मिल गया। कम वेवलेंथ पे ही हमें लैम्बडा मैक्स मिला। टेम्परेचर बढ़ा है, कम वेवलेंथ पे ही हमें लैम्बडा मैक्स की वैल्यू मिल गई। टेम्परेचर बढ़ा है, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कम वेवलेंथ पे मिल गया। मतलब इन शॉर्ट मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो बॉडी की जो एमिट कर रहा है वो हमें जल्दी मिल रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो एमिट कर रहा है वो जल्दी हो जा रहा है। इसीलिए दोनों का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो बॉडी एमिट करता है वो कंडीशन जल्दी मिल जाएगा, कि ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा? एमिट करेगा, वो कंडीशन पहले मिल जाएगा। तो यही रिलेशन है। और अगर थोड़ा डिटेल में देखना है तो मेरा वीडियो जाके देख सकते हो। अब इसके बाद गाइस ये वाला स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, ये आपको पता रहना चाहिए। आर मतलब अभी मैंने बताया इमिसिव पावर, आर मतलब इमिसिव पावर है। इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बस आपको ये याद रहना चाहिए। पी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, आर मतलब रेडिएट पावर बोलो या तो इमिसिव पावर बोलो, ये आपको पता है। और ये दोनों का रिलेशन हमने ऊपर देखा भी है। आर की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो भी हमने देखा है, ये देखो यहां मैंने कहा, हाँ ये देखो, तो ये मैंने बताया। तो ये बस जो इसके अंदर जो जो फॉर्मूले है और उसका जो जो कन्वर्जन है वो आपको पता रहना चाहिए, और आपका काम यहाँ हो जाएगा। बट एक बार अगर आप चाहिए तो जो मेरा 2 घंटे वाला वीडियो है 1.5 के स्पीड में थोड़ा भगा के फटाफट फटाफट देख लो, तो बहुत सारे डेरिवेशन मत देखना, डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट देखना, जिससे चीजें जो जो मैंने उसके अंदर बताई है तो क्लियर हो जाएगा। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।